Assalamu alaikum students. Today we will discuss the clinical manifestations of fever. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, मतलब फ़ीवर में पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स फील होंगे. ठीक है, कोई भी पेशेंट फीवर के साथ है उसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे उन्हें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का नाम देते हैं. तो फीवर की क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है, इसकी कुछ फेजेस होती हैं. सबसे पहले इसकी ऑनसेट फेज़ होती है जिसको हम कोल्ड और चिल फेज़ का नाम देते हैं. उसमें क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, शिवरिंग होती है, स्किन कोल्ड हो जाती है, जो नेल बेड्स हैं वो ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं, गूस फ्लैश अपीयरेंस ऑफ द स्किन हो जाती है और सेशन ऑफ स्वेटिंग. तो हम अगर डिस्कस करें कि फ़ीवर में हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो फ़ीवर आपके बॉडी टेम्परेचर को रेज़ कर देता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है. ठीक है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से अबाउट 10 to 13% मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है. सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हार्ट ज़्यादा फास्टर पंप करता है इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए. उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है फ़ीवर में. वेज़ोडाइलेशन होती है, वेज़ोडाइलेशन से होने की वजह से वेज़ोडाइलेशन में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है और उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. उसके रिजल्ट में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है. उसके अलावा उन्होंने कहा कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है. रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो उसे हम टेकिपनिया का नाम देते हैं. ठीक है, मोर मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब वो ज़्यादा रिमूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसके लिए उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ब्रीथिंग इंक्रीज़ होगी, इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है. उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर जब हाई होता है तो थर्मो रेगुलेशन में बॉडी हीट को लॉस करती है, तो फास्टर ब्रीथिंग होगी, उसकी मदद से लंग्स के थ्रू हीट लॉस होने में हेल्प होती है. शिवरिंग की बात करें तो पायरोजन्स, आपको पता है कि हमने कहा था कि पायरोजन इंक्रीज़ हो जाते हैं. बैक्टीरिया पायरोजन जो जिसकी वजह से फ़ीवर हो रहा है, वो जो हाइपोथैलेमस है उसको एक हायर टेम्परेचर तक लेके जाते हैं. फर्स्ट फेज़ में कोल्ड और चिल फेज़ में बॉडी जो है कोल्ड फील करती है. तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं. हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म में इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जो कि हीट को जनरेट करती हैं, जैसे एक्सरसाइज में हीट जनरेट होती है. ठीक है, कोल्ड स्किन की वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है. उसके अलावा साइनोटिक नेल बेड्स हो जाते हैं, पेशेंट को फीलिंग कोल्ड, क्योंकि फर्स्ट फेज़ है उसमें बॉडी को यही फील बॉडी कोल्ड फील करती है, हालांकि इंटरनल टेम्परेचर राइज हो रहा होता है. चिल फेज़ ऑफ फीवर में मतलब हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जिस पॉइंट पे हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट तक रखता है, लेकिन जब फीवर में वो पायरोजन्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. अब बॉडी का टेम्परेचर वो उस न्यू सेट पॉइंट से अभी लो होता है, इसलिए बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो कोल्ड फील कर रही है. उसकी वजह से फिर हीट कंसर्वेशन मैकेनिज़्म होता है, शिवरिंग स्टार्ट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, साइनोटिक नेल बेड्स हो जाते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है क्योंकि पेरिफेरल टिश्यूज़ तक जो ऑक्सीजन है वो लो हो जाती है. वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड फ्लो जो फिंगर और टोज तक है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ब्लड ज़्यादा डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. इन एरियाज़ में स्लो सर्कुलेशन होती है, इसकी वजह से जो नेल बेड्स हैं वो ब्लूइश फील होते हैं. उसके अलावा गूस फ्लैश या गूस बम्प्स अपीयरेंस भी हम कहते हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे जो एरेक्टर पेलाई मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसकी वजह से हेयर स्टैंड अप फील होते हैं. ठीक है, हमें ऐसे फील होता है कि हमारी स्किन की जो अपीयरेंस है हेयर स्टैंड है और रफ और बम्पी स्किन अपीयरेंस आती है, उसे हम गूस फ्लैश अपीयरेंस का नाम देते हैं. नेक्स्ट फेज़ में हम देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट फेज़ में कोर्स और प्लेटो फेज़. पहली जो हमने फेज़ कहा फीवर में वो कौन सी फेज़ आ रही है, कोल्ड और चिल फेज़. नेक्स्ट हमारी जो फेज़ है प्लेटो, या इसे हम हॉट फेज़ ऑफ फीवर भी कहते हैं. इसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो न्यू सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाता है. हाइपोथैलेमस ने जिस सेट पॉइंट पे टेम्परेचर सेट किया होता है बॉडी टेम्परेचर उसके इक्वल हो जाता है. हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस मैकेनिज्म इक्वल हो जाता है, इस वजह से जो चिल है, कोल्डनेस है, वो डिसअपेयर हो जाती है. ठीक है, पहले जो फेज़ थी उसमें बॉडी का टेम्परेचर जो था वो सेट पॉइंट से, जहाँ पे हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर का पॉइंट सेट किया उससे कम था, इसलिए पेशेंट को कोल्ड फील हो रहा था. अब बॉडी का टेम्परेचर इस फेज़ में सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाता है. ठीक है, इसलिए ज़्यादा हीट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, शिवरिंग और चिलनेस स्टॉप हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है चिल्स की.
हाई टेम्परेचर है, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, मोर ऑक्सीजन डिमांड होती है, हार्ट को फास्टर पंप करना पड़ता है, पल्स रेट इंक्रीज़ होता है, इसी तरह रेस्पिरेटरी इंक्रीज़ होता है, थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाती है। थर्स्ट क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि उस टाइम स्वेटिंग हो रही होती है, एवेपोरेशन हो रही होती है, फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है, बॉडी को मोर वाटर की ज़रूरत होती है, इस वजह से थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाती है। ग्लासी आइड अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने की वजह से कंजक्टिवा ड्राई हो जाते हैं, टेयर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, जनरल फटीग फील होती है, आई शाइनी और ग्लासी अपेयर होती हैं, डल अपेयर होती हैं, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है क्योंकि इसमें CNS की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कभी कुछ इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि मेनिंजेस जो हैं, ब्रेन की जो लेयर्स हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, उसकी वजह से हेडेक और आई स्ट्रेन, और पेशेंट प्रेफर करता है कि डिम लाइट होनी चाहिए, फोटो लाइट से सेंसिटिव हो जाता है। हेपेटिक लीजन्स हो जाते हैं ऑफ द माउथ, इसमें अगर तो हर्पस वायरस की वजह से, हर्पस वायरस डीएक्टिवेट हो रहे हैं फीवर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो वो लिप्स के अराउंड स्मॉल पेनफुल वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसी फेज़ में लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है अगर फीवर प्रोलॉन्ग रहती है, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और जनरल इलनेस फील होती है, मलेज, वीकनेस एंड मसल एक्स। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी डिप्लीशन होती है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, पेशेंट वीक फील करता है, टायर्ड फील करता है, बॉडी एक्स फील करता है। देन हम लास्ट फेज़ में अगर देखें तो ये फीवर अबार्टमेंट जो फ्लश फेज़ होती है, ठीक है, ये फाइनल फेज़ है फीवर की। ये तब होती है जब पायरोजन बैक्टीरिया वगैरह का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और हाइपोथैलेमस अपने नॉर्मल पॉइंट पे आ जाता है। बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी आहिस्ता आहिस्ता हीट को लॉस करना स्टार्ट कर देती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है हीट लॉस मैकेनिज्म, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, इवेपोरेशन होती है, उसके बाद बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आता है, फीवर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैश स्किन, वार्म और रेड स्किन होती है, वो इस वजह से होती है कि इसमें जैसे चिल फेज में वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, इसमें हीट लॉस हो रही है तो वैजो डायलेशन होती है, वैजो डायलेशन होती है तो ब्लड फ्लो स्किन तक इंक्रीज़ होता है, स्किन वार्म हो जाती है, रेड हो जाती है, शिवरिंग डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि बॉडी को अब ज़रूरत नहीं है हीट जनरेट करने की, तो इस वजह से शिवरिंग स्टॉप हो जाती है। डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है, पॉसिबल डिहाइड्रेशन हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, फ्लूइड इनटेक हो सकता है, पर्सन का रिड्यूस हो, ड्राई माउथ, वीकनेस फील होती है। उसके बाद अगर हम नर्सिंग केयर फॉर फीवर में देखें कि हमने एज अ नर्स क्या केयर देनी है, सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, पेशेंट का हर 2 से 4 घंटे बाद टेम्परेचर चेक करना है, पल्स चेक करनी है, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, स्किन कलर को असेस करना है कि स्किन कलर जैसे साइनोटिक नेल बेड में स्किन कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर असेस करना है, WBC हीमेटोक्रिट वैल्यू और दूसरी लैब की जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमने मॉनिटर करना है, CBC करवानी है, कंप्लीट ब्लड चेकअप, कंप्लीट ब्लड काउंट हमने देखना है, अगर पेशेंट वार्म फील कर रहा है तो एक्सेस ब्लैंकेट्स को रिमूव कर देना है, अगर पेशेंट चिल फेज़ में है तो एक्स्ट्रा वार्म प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देंगे, फ्लूइड्स देखेंगे, हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, ओरल फ्लूइड्स को इंकरेज करेंगे, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्वेयर डिहाइड्रेशन में है तो IV फ्लूइड्स की तरफ जाएंगे, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे टेपी स्पंजिंग के थ्रू, जिसमें हम ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करते हैं, वो फोरहेड पे, आर्म पिट्स पे और ग्रॉइन एरिया पे अप्लाई करते हैं, उससे हीट लॉस होती है इवेपोरेशन के थ्रू। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक, जो एंटीपायरेटिक फीवर के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं लाइक पैरासीटामोल, वो हम देंगे, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह प्रमोट करना, पेशेंट को स्पंजिंग करवाना, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना, ड्राई क्लोथिंग और बेड लिनन प्रोवाइड करना ताकि पेशेंट का रेस्ट और कंफर्ट प्रमोट हो, एडिक्वेट बेड रेस्ट देना है, ठीक है, उसके जो स्वेटिक क्लॉथ्स हैं या बेड शीट्स हैं उन्हें चेंज करना है, कोशिश करनी है कि उसकी स्किन क्लीन और ड्राई रहे, स्किन ब्रेक डाउन से और इन्फेक्शन से बचना है, और देखना है कि पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं जा रहा, डिहाइड्रेशन की तरफ या कन्फ्यूजन की तरफ या सीयर्स की तरफ। देन हम डिस्कस करते हैं हाइपोथर्मिया। हमने कहा था कि हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर का डिक्रीज़ होना जाना, हाइपरथर्मिया बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना। हाइपोथर्मिया वो कंडीशन है जिसमें कोर बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से बिलो फॉल कर जाता है, मतलब 95 फ़ारेनहाइट से बिलो हो जाता है। हाइपोथर्मिया इज द कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। 3 फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म इसमें होते हैं, या तो एक्सेसिव हीट लॉस हो रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट लॉस कर रही है, जितना हीट प्रोड्यूस कर रही है उससे ज़्यादा हीट लॉस कर रही है, उसकी वजह कोल्ड इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है उसने वेट वेयर की हो, विंड बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हो, बर्न्स की वजह से स्किन बैरियर लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा लॉस होती है रेडिएशन के थ्रू, जो हमने मैकेनिज्म पढ़े थे, तो उसकी वजह से रैपिड ड्रॉप आता है बॉडी टेम्परेचर में और पेशेंट हाइपोथर्मिया की तरफ जाता है। यह हो सकता है कि इन
इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन हो रही हो, बॉडी अनएबल हो कि वो एनफ हीट जनरेट ना कर पाए, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, या मेटाबॉलिज्म लेवल लो होने की वजह से, या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन हो, ये शिवरिंग रिस्पॉन्स कम आ रहा हो, तो हीट प्रोडक्शन इतनी ना हो रही हो कि टेम्परेचर मेंटेन रख सके बॉडी अपना, तो वो पेशेंट फिर हाइपोथर्मिया कंडीशन में जाता है, या हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेशन इम्पेयर्ड हो जाए। नेक्स्ट मैकेनिज्म इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेशन हो सकती है, मतलब जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है हेड इंजरी की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, ड्रग्स की वजह से, तो हाइपोथैलेमस फेल हो जाता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कोल्ड को, ना ही हीट कंजर्विंग रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट कर पाता है, कोई शिवरिंग नहीं होती, वेदो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाती टेम्परेचर को, इस वजह से पेशेंट हाइपोथर्मिया की तरफ जाता है। फिर अगर क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपोथर्मिया में हम बात करें तो पहला हमारे पास डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पायरेशन, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है एक्सेसिव हीट लॉस होने की वजह से, पुअर हीट प्रोडक्शन होने की वजह से, पल्स रेट डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाता है, पल्स स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। कोल्ड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से जो कार्डिक पेस मेकर्स हैं उनकी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है और मेटाबॉलिक डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है, पल्स रेट डिक्रीज़ होती है। फिर रेस्पायरेटरी रेट, ब्रीथिंग स्लो हो जाती है क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस हो जाती है कोल्ड की वजह से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन भी हो सकता है इसमें। स्वेयर शिवरिंग इनिशियली, ठीक है, अर्ली साइन हमने जैसे कहा था कि पहली फेज़ में बॉडी जो है स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में जब हाइपोथर्मिया में होगा तो बॉडी हीट को जनरेट करने की कोशिश करेगी मसल एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन अगर स्वेयर हाइपोथर्मिया में पेशेंट जो है उसकी शिवरिंग भी स्टॉप हो जाती है अगर हाइपोथैलेमस प्रॉपरली रिस्पॉन्स ना कर रहा हो। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि कोल्ड फील कर रहा है, स्किन रिसेप्टर जो हैं वो लो टेम्परेचर डिटेक्ट करेंगे, उसके अलावा पेल, कूल एंड वैक्सी स्किन, स्किन जो है पेल, कूल और वैक्सी हो जाएगी, मतलब पेल भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है और ब्लूइश भी हो सकती है वेदो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, या ब्लड फ्लो स्किन तक रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से। हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी ड्रॉप होता है क्योंकि कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है और पॉसिबल डिहाइड्रेशन की तरफ पेशेंट जा सकता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है, लेस यूरिन प्रोडक्शन होती है, जो रीनल ब्लड फ्लो है क्योंकि कार्डिक आउटपुट होने की वजह से जो किडनी तक ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, और लो सर्कुलेशन हो रही होती है तो किडनी कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं यूरिन को, तो आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन हो सकती है, पेशेंट पुअर बैलेंस में जा सकता है, क्लमजी मूवमेंट्स हो सकती हैं क्योंकि कोल्ड की वजह से जो नर्व की कंडक्शन है वो भी स्लो हो जाती है, मसल के फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाते हैं। डिसओरिएंटेशन हो सकती है, कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से ऑर्गन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा होता। सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाता है। ड्रोजीनेस या अनकॉन्शियसनेस की तरफ पेशेंट जा सकता है और कोमा की तरफ भी जा सकता है अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। फिर हम अगर टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया को डिस्कस करें उसमें हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, एक्सीडेंटल एंड इंड्यूस हाइपोथर्मिया। एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया क्या है कि अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटली बॉडी टेम्परेचर का ड्रॉप हो जाना इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से, या वो कोल्ड वाटर में फॉल हो जाता है, या वेट क्लॉथ्स हैं, या होम पे पुअर हीटिंग सिस्टम है। एल्डर और इन्फेंट्स हायर रिस्क पे होते हैं, हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हीट प्रोडक्शन कम हो रही होती है, या पर्सन एक्सपोज हो जाता है कोल्ड रेन से और उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं होती। फिर हम बात करते हैं इंड्यूस हाइपोथर्मिया की, इसे हम थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, कि मेडिकल पर्पज़ के लिए जानबूझ के बॉडी टेम्परेचर को लो करना, कार्डिक अरेस्ट के बाद, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी सर्जरी के दौरान, इसलिए मतलब कंट्रोल कूलिंग, उससे मेटाबॉलिक रेट अगर हम कम करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की कम करवाना चाह रहे हैं, तो जैसे कार्डिक अरेस्ट के बाद पेशेंट को कूल डाउन किया जाता है इन आईसीयू। डेलिब्रेट लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर टू डिक्रीज द नीड फॉर ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन की नीड कम हो बॉडी टिश्यूज़ को, उसकी वजह से लोअर किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेडिकल पर्पज़ के लिए, उसे हम इंड्यूस हाइपोथर्मिया का नाम देते हैं। फिर हम नर्सिंग केयर फॉर हाइपोथर्मिया डिस्कस करें तो उसमें एक तो हमने वार्म इन्वायरमेंट देना है क्योंकि पेशेंट टेम्परेचर लो हाइपो में जा रहा है, ड्राई क्लोथिंग प्रोवाइड करनी है, वार्म ब्लैंकेट्स देने हैं, लिम्स को बॉडी के क्लोज रखना है ताकि हीट कंजर्व हो, लॉस ना हो, क्लाइंट के स्कार्फ को कवर करना है, टेम्परेचर और वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, रीवार्मिंग करनी है, वार्म इन्वायरमेंट देना है, हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, वार्म आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, उसके अलावा कोल्ड या वेट क्लॉथिंग अगर हैं तो उनको रिमूव करना है, वार्म ओरल फ्लूइड्स देने हैं, बेड रेस्ट इंश्योर करवाना है, मूवमेंट को लिमिट करना है और पेशेंट को जेंटली हैंडल करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है।
असेसिंग बॉडी टेम्परेचर, अगर हमने बॉडी टेम्परेचर को असेस करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट जो होती हैं बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए वो ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, टिम्पेनिक स्किन एंड टेम्पोरल आर्टरी, जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओरल टेम्परेचर सबलिंगुअल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। ये क्यों रिलायबल होता है? क्योंकि ये कोर बॉडी टेम्परेचर के साथ, कोर बॉडी टेम्परेचर हमें एग्जैक्ट बता रहा होता है, और एम्बियंट होता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उससे भी ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, रिलायबल रिजल्ट्स देता है। और इसको कॉमन यूज़ करते हैं हम एडल्ट्स में। बच्चों में, हम यंग चिल्ड्रन में ये इतना सूटेबल नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, प्रॉपरली टंग के अंडर नहीं रख पाते थर्मामीटर को, मूव कर सकते हैं या थर्मामीटर रिमूव कर सकते हैं, फिर उनमें बाइटिंग या इंजरी का चांस होता है। चाइल्ड जो है वो थर्मामीटर को बाइट कर सकते हैं, ग्लास थर्मामीटर वगैरह को, या हो सकता है वो ब्रीथ करें थ्रू द माउथ, तो उसकी वजह से भी फॉल्स लो टेम्परेचर रीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें दूसरे नंबर पे तो एक्सिल टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर जो एक्सिला से मेजर किया जाता है, ये हम इन्फेंट्स में, यंग चिल्ड्रन में, ये जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनमें यूज़ करते हैं। ये सेफ़ होता है, इजी होता है और नॉन इन्वेजिव होता है, कोई इसमें इंजरी का रिस्क नहीं होता, लेकिन इसकी रीडिंग ओरल की निस्बत थोड़ी लेस एक्यूरेट होती है, और ये इफेक्ट होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से। कोल्ड और वार्म सराउंडिंग जो हैं वो एक्सिल रीडिंग को लोअर भी कर सकती हैं, रेज भी कर सकती हैं, क्योंकि जो अर्ली फेज़ होती है ना फीवर की, चिल फेज़, उसमें वेदो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है आर्मपिट की तरफ, उसकी वजह से जो रीडिंग है वो लो आ सकती है, और इसको लॉन्गर टाइम लगता है कोर टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम केमिकल डॉट की बात करें तो केमिकल डॉट थर्मामीटर्स होते हैं जो सिंगल यूज़ थर्मामीटर होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हीट सेंसिटिव डॉट्स होते हैं। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंडिकेट होगा वो डॉट्स कलर चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चिल्ड्रन में हम फीवर स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं होते। फिर हम टिम्पेनिक की बात करें, ये इंफ्रारेड है, ये टेम्परेचर में ये करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, एयर ड्रम से, और इंफ्रारेड रेडिएशन यूटिलाइज करके। कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है हाइपोथैलेमस के साथ। ये क्विक सेकंड में हमें बता देता है, नॉन इन्वेजिव है, मतलब एंटर नहीं कर रहे बॉडी के अंदर, और ये इसमें कोई ओरल इंटेक से, ब्रीथिंग से या स्वेटिंग से ये इफेक्टेड नहीं हो रहा। लेकिन इनमें हम कहते हैं कि हमने जो चिल्ड्रन हैं जैसे लेस देन 3 ईयर्स अगर बच्चे हैं तो उनके लिए हमारे पास जो प्रोब साइज़ है थर्मामीटर को वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और जेंटली हम एयर कैनाल में एंटर करें, या जो बच्चे एयर इन्फेक्शन के साथ हैं या ड्रेनेज के साथ हैं उनमें हम अवॉइड करते हैं। यंग चिल्ड्रन की जो एयर कैनाल हैं वो स्मॉल होती हैं और कर्व्ड होती हैं, उसकी वजह से प्रोब की प्रॉपरली प्लेसमेंट नहीं हो पाती, इसलिए ये इनएक्यूरेट हो सकता है चिल्ड्रन में, या एंगल या पोजीशनिंग इम्प्रॉपर हो। एयर वैक्स होती है बच्चों में, उसकी वजह से रीडिंग इनएक्यूरेट हो जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा हेड या एयर को पुल करते हैं, उसकी वजह से मेजरमेंट इफेक्ट हो सकती हैं। देन हम डिस्कस करते हैं फोरहेड केमिकल डॉट थर्मामीटर जो जिसमें हमने स्ट्रिप में हमने डिस्कस किया। फिर हम रेक्टल की बात करें, रेक्टल टेम्परेचर जो हम रेक्टम के थ्रू मेजर करते हैं टेम्परेचर, ये हमें कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताता है, लेकिन इसमें रिस्क होता है क्रॉस इन्फेक्शन का, मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और क्लिनिक में थर्मामीटर शेयर में यूज़ होते हैं, क्लिनिक प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती, और फिर ये थर्मामीटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, फीसिस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, पैथोजेंस कैरी कर सकता है, और डिसइंफेक्शन के बगैर ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते रेक्टम के थ्रू करने के लिए, और ये शॉक कंडीशन में अनरिलायबल होता है, क्योंकि शॉक कंडीशन में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो कम जा रहा होता है रेक्टम तक, तो टेम्परेचर प्रॉपरली मेजर नहीं हो पाता। फिर हम टाइप्स ऑफ थर्मामीटर अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल डिस्पोजेबल, इंफ्रारेड, टेम्पोरल आर्टरी, टेम्परेचर सेंसिटिव टेप एंड ग्लास मरकरी। मरकरी थर्मामीटर मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इसमें मरकरी होता है जो हीट के साथ एक्सपेंड हो जाता है। ये ओरल टेम्परेचर भी मेजर करता है, एक्सिल टेम्परेचर भी मेजर करता है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर करता है। और मरकरी थर्मामीटर के आपने ऊपर देखा होगा कि डिग्री में या फ़ॉरेनहाइट में मार्किंग होती है, ठीक है।
लेकिन ये ब्रेकेबल हो सकता है, टूट सकता है। मरकरी टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है अगर उसको इनहेल कर दिया जाए, और टेम्परेचर मॉनिटर करने में उसे 2 to 4 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। बच्चों में सूटेबल नहीं होता, बच्चे उसको बाइट कर सकते हैं, इंजरी की तरफ जा सकते हैं। देन हम इलेक्ट्रॉनिक को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मैयर किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मैयर करने के लिए। ये ओरली भी यूज़ किया जाता है, रेक्टली भी, और डिजिटल इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हम डिजिटल थर्मामीटर का भी नाम देते हैं। स्क्रीन पे हम रीडिंग देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सेफ़ होता है और ईजी टू रीड होता है। उसके बाद केमिकल डिस्पोजेबल, अगर हम थर्मामीटर को डिस्कस करें, केमिकल डिस्पोजेबल हमने पहले कहा, एक प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर केमिकल डॉट्स होते हैं, और स्किन और एक्सियल टेम्परेचर को मैयर करता है, सिंगल यूज़ के लिए होता है, और जो डॉट्स हैं वो कलर चेंज करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। देन टेम्परेचर सेंसिटिव टेप, ठीक है। इंफ्रारेड टेम्परेचर भी हमने डिस्कस किया है, जो हम टेम्पोरल आर्टरी में डिस्कस कर रहे थे। टेम्परेचर सेंसिटिव टेप भी होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव टेप एक प्लास्टिक टेप होती है, स्ट्रिप होती है एडिसिव, जो कलर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। इसको हम फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं, चेस्ट पे, एक्जिला पे। इसमें वही डिटेल में डिस्कस किया गया कि मरकरी कौन सा है। मरकरी जो है वो ग्लास थर्मामीटर फॉर्म में होते हैं, राउंडेड टिप्स होती हैं, एक्सपोजर हो सकता है मरकरी से तो वो हैज़र्डस हो सकते हैं, मतलब डेंजरस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का हमने डिस्कस कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इस फॉर्म में होता है। और केमिकल डिस्पोजेबल जिसमें हमने कहा डॉट्स होते हैं और डॉट्स कलर चेंज करते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव टेप इस फॉर्म में हो सकती है जो जनरल इंडिकेशन देती है। ये कोर टेम्परेचर नहीं बताती, ये हमें सरफेस टेम्परेचर बताती है। इंफ्रारेड थर्मामीटर जिसका हमने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थे जिसका हम चेक कर रहे होते हैं, ये कोर टेम्परेचर बताता है। देन टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर्स हो सकते हैं। टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर ये भी बॉडी टेम्परेचर मैयर करते हैं टेम्पोरल आर्टरी को स्कैन करके, जो कि फोरहेड पे होती है, और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेजिव होता है, क्विक होता है, डिजिटल डिस्प्ले देता है हमें, कोर टेम्परेचर हमें डिटेक्ट करता है। देन हम डिस्कस करें कि टेम्परेचर कन्वर्जन क्या होती है फ़ॉरन, क्योंकि हमने कहा टेम्परेचर हम फ़ॉरन हाइट में भी कह रहे होते हैं, सेल्सियस में। अगर हमने फ़ॉरन हाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस में फ़ॉरन हाइट में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले सेल्सियस से फ़ॉरन हाइट की अगर हम बात करें, वो आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास आएगा, मतलब फ़ॉरन हाइट में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो जो सेल्सियस में आपके पास आया, फॉर एग्जांपल 35 डिग्री आपके पास आया है टेम्परेचर, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 9/5 के साथ और उसमें 32 ऐड करोगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट फ़ॉरन हाइट में आ जाएगा। और अगर फ़ॉरन हाइट से सेल्सियस में कर रहे हैं तो इसी तरह फ़ॉरन हाइट में टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 101 फ़ॉरन हाइट है, उसमें से आप 32 माइनस करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 5/9 से। देन स्पेशल नर्सिंग इंटरवेंशन कि अगर आपने थर्मामीटर यूज़ करना है तो थर्मामीटर को कंटेनर, उसका जो कंटेनर होता है उधर से रिमूव करना है, टेम्परेचर रीडिंग पहले चेक करनी है। और मरकरी यूज़ कर रहे हैं तो मरकरी को शेक डाउन करते हैं कि मरकरी का लेवल 35 से बिलो चला जाए, ठीक है। थंब और 4 फिंगर के दरमियान आपने होल्ड करना है। स्नैप द डाउनवर्ड, वॉश द वाइप द थर्मामीटर इन अ रोटेटिंग मैनर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम थर्मामीटर को वाइप करते हैं, क्लीन करते हैं, तो थर्मामीटर को जब यूज़ करने से पहले हमने क्लीन करना होता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने जो उसका बल्ब एरिया है उससे स्टेम एरिया की तरफ मूव करना होता है, ठीक है, और अल्कोहल स्वैब के साथ। अगर आप यूज़ से पहले आप उसे कर लेंगे, अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो बल्ब एरिया है वो हम माउथ के अंडर रखते हैं, तो माउथ की उस पर बल्ब एरिया पे पैथोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बल्ब से स्टेम की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, वो बल्ब से सारे पैथोजन स्टेम की तरफ आ जाते हैं। इसलिए बिफोर यूज़, जब हम यूज़ करने से पहले कर रहे हैं तो बल्ब एरिया क्लीन है, तो उसकी वजह से हम बल्ब एरिया से स्टेम की तरफ मूव करते हैं। अगर आप यूज़ करने से पहले ही स्टेम एरिया से बल्ब की तरफ मूव करेंगे तो जो आप बैक्टीरिया वगैरह हैं वो डायरेक्टली बल्ब एरिया की तरफ ले जाएंगे और पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपरली उसको क्लीन करना है।
थर्मामीटर इन अ रोटेटिंग मैनर बिफोर यूज़ बल्ब एरिया से स्टेम की तरफ आपने जाना है, आफ्टर यूज़ फ्रॉम द स्टेम टू द बल्ब। यूज़ करने से पहले जो उसका बल्ब एरिया है वहाँ से आप स्टेम एरिया की तरफ जो थर्मामीटर है उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि वो क्लीन होगा बल्ब एरिया। लेकिन जब आप यूज़ कर लेंगे तो बल्ब एरिया पे पैथोजन हो सकते हैं, इस वजह से आपने स्टेम से बल्ब की तरफ क्लीन करना है। थर्मामीटर को आई लेवल पे आपने मेंटेन रखना है और उसको मरकरी वहाँ पे आपको विजिबल होगा। उसके बाद प्रोसीजर अगर हम देखें बॉडी टेम्परेचर में ये करने का, सबसे पहले तो पेशेंट को प्रिपेयर करना है, इक्विपमेंट प्रिपेयर करने हैं, टेम्परेचर रीडिंग चेक करनी है, मरकरी को शेक डाउन करना है। और ओरल टेम्परेचर में हम जो है पेशेंट को कहते हैं लिप्स क्लोज कर ले, टीथ क्लोज ना करे, और 2 to 3 मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट हम थर्मामीटर प्लेस करते हैं। और रेक्टल टेम्परेचर में लुब्रिकेंट लगा सकते हैं थर्मामीटर पे, ताकि थर्मामीटर इजीली रेक्टम एरिया में चला जाए, और थर्मामीटर को 3 मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं। प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को, हैंड वॉश करने होते हैं, ग्लव्स वेयर करने होते हैं, अप्रोप्रिएट थर्मामीटर चूज़ करना है। आप मरकरी करना चाह रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर आपका क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। मरकरी थर्मामीटर है तो आप उसको शेक डाउन करेंगे 35 डिग्री से बिलो। एक्सिलरी टेम्परेचर अगर चेक करें तो पेशेंट का जो एक्जिला में है वो आप थर्मामीटर प्लेस करेंगे, आर्म को प्रेस करेंगे, और ऑलमोस्ट आपने इधर 5 to 10 मिनट्स के लिए हम लीव कर देते हैं, क्योंकि ये रीडिंग में टाइम लगाता है। ठीक है, उसके बाद रीड करेंगे टेम्परेचर को और क्लीन करेंगे, और थर्मामीटर को दोबारा से शेक डाउन करके 35 डिग्री से बिलो करके फिर हम उसको दोबारा से कंटेनर में रखेंगे। तो ये हमारा था कि टेम्परेचर हम किस तरह मेजर करते हैं, हाइपोथर्मिया क्या होता है, फीवर की कौन कौन सी फेजेज़ होती हैं, और कौन कौन से टेम्परेचर हैं, थर्मामीटर्स हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम पल्स वाला टॉपिक स्टडी करेंगे।